हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स को करेंगे। हम लोग देख रहे थे कैसे जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। उसके अंदर हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल्स समझ लिए थे। आज के सेशन में हम लोग क्वालिटेटिव टूल समझेंगे कि क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से आरबीआई इनका यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव टूल्स एंड उसका इन्फ्लेशन पे इफेक्ट क्या है, उन चीजों को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक रिवीजन करवाना चाह रही हूं कि ताकि जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होगी, तो जो भी लास्ट सेशन में पढ़ा था हम एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं कि क्या हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सारे क्वांटिटेटिव टूल पढ़े थे। जहां डिफरेंस की जरूरत है केवल उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहां पे लिखा है। देखो, हम लोगों ने क्या देखा था, एक टर्म समझा था रेपो, एक टर्म समझा था एलटीआरओ यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और ये था एसटीएलटीआरओ। ठीक है, मतलब स्पेशल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, चारों में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से पेपर में की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले तो इनके टेन्योर पे डिफरेंस आता है, वो आपको नाम से ही पता लग रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। जो रेपो ऑपरेशन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है उसको समझोगे। इन सभी में ही एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है आरबीआई, एक मिनट, एक तरफ क्या है, एक तरफ है आरबीआई और दूसरी तरफ है अपना कोई भी बैंक, यानी एसबीआई में मान के चल रही हूं। एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ एसबीआई। लोन दे कौन रहा है? लोन दे रहा है आरबीआई, और रिटर्न कौन दे रहा है, इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है एसबीआई। ठीक है, इन सभी के बीच में ये चीज कॉमन है कि देने वाला यहां पे आरबीआई है और लेने वाला कोई भी बैंक है। और इन सभी में ही जो कोलेट्रल है वो रखवाया जाएगा। एसबीआई को कहा जाएगा कि आप कुछ गिरवी रखें, आप कुछ कोलेट्रल रखें, ये मैंडेटरी है सभी में ही, चाहे रेपो हो, चाहे लॉन्ग टर्म रेपो हो, चाहे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो हो, चाहे स्पेशल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो हो, कुछ भी हो, कोलेट्रल सब में रखवाया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो टेन्योर को देख लेते हैं। जो रेपो मिलता है ना, जो रेपो रेट पे लोन मिलता है वो अप टू 1 ईयर तक मिलता है, अप टू 1 ईयर तक मिलता है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म रेपो होता है वो 1 साल से 3 साल तक के लिए उधार मिल जाता है बैंक्स को आरबीआई से। और टारगेटेड लॉन्ग टर्म, इन सभी में ही जहां पे भी ऑप्शन आ गया लॉन्ग टर्म, मींस जहां पे भी शब्द आ गया लॉन्ग टर्म, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सारे 1 से 3 साल के बीच में रहेंगे, 1 से 3 साल के बीच में रहेंगे। एक तो ये बात है। ठीक है, दूसरी, कोलेट्रल सभी में ही कॉमन है, मैंने बताया सब में एसबीआई को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। तीसरा, इन सब में देने वाला कौन है, मतलब पैसे उधार दे कौन रहा है? दे रहा है आरबीआई। सभी में ही दे कौन रहा है? दे रहा है आरबीआई, और ले रहा है रेपो को बैंक भी ले सकते हैं, नॉन बैंक भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को बैंक ले सकते हैं। इन तीनों को ही बैंक, केवल बैंक ही आरबीआई से उधार ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो है सभी में ही चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, कंपाउंडेड होता है एनुअली। और इसमें क्या है कि जब बैंक से बोरो कर लिया गया, आफ्टर बोरोइंग बैंक कैन लैंड टू, जब बोरो कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, ये किसी को भी उधार में दे सकते हैं। मतलब जो पैसा आरबीआई से एसबीआई ने लिया है, जो पैसा आरबीआई से एसबीआई ने लिया है, वो अब उस पैसे को किसी को भी उधार में दे सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो में भी किसी को भी उधार में दे सकते हैं। लेकिन यहां शब्द है टारगेटेड, तो जो पैसा आया है वो कहां पे निवेश करना पड़ेगा एसबीआई को, यानी बैंकों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भाई जैसे मान लीजिए आरबीआई ने बैंक को कहा कि मुझसे तू 100 रुपए उधार ले ले, तो उस 100 रुपए का एक फिक्स परसेंट 20 रुपए 30 रुपए आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। ये स्पेशल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो में क्या है कि जो भी पैसा बैंक में आया है आरबीआई से, जो भी पैसा बैंक में आया है, वो पैसा बैंक या तो एमएसएमई को लोन देगा। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये वो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो 10 लाख से कम की वैल्यू
पे चलते हैं, मतलब जिनका टर्नओवर 10 लाख से कम होता है, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, मतलब जो काम जो है जो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तो जो भी पैसा स्पेशल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो में लिया है बैंकों ने आरबीआई से, वो सारा पैसा या तो एमएसएमई में लोन दे दोगे या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोन दे दोगे, ताकि उनका काम धंधा भी चलता रहे, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे सभी के बीच में, आई होप आप लोग इसको समझ गए हैं। अब एक और डिफरेंस हम लोगों को करना है, जो अलग अलग बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमने समझी थी, अब हमें वो सब कवर करनी है। समझो, देखो सबसे पहले हमको डिफरेंस किसमें पढ़ना है, रेपो में, रिवर्स रेपो में, बैंक रेट में, एमएसएफ में और एसडीएफ में। एसडीएफ क्या था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ क्या था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बाकी का आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, रेपो की बात करूं तो पैसा दे कौन रहा है, उधार देने वाला कौन है, आरबीआई, ठीक है। लेने वाला कौन है, बैंक और नॉन बैंक। रिवर्स रेपो में दे कौन रहा है पैसा, कमर्शियल बैंक्स, ले कौन रहा है पैसा, आरबीआई। ऑपोजिट हो गया, देखो ऑपोजिट हो गया, रेपो रिवर्स, रेपो रिवर्स हो गया। बैंक रेट में दे कौन रहा है पैसा, आरबीआई, ले कौन रहा है, बैंक। एमएसएफ में भी पैसा देने वाला है आरबीआई, लेने वाला है बैंक। एसडीएफ में भी पैसा देने वाला है बैंक, देने वाला कौन है, बैंक। बैंक कह रहा है मेरा पैसा तुम रख लो और मुझे ब्याज दे देना, और लेने वाला कौन है, आरबीआई। इस बात को याद रखेंगे कि एक तो रिवर्स रेपो में और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, रिवर्स रेपो में और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में लोन देने वाले हैं बैंक्स और लेने वाले हैं आरबीआई, ठीक है। एक तो लेंडर बोरोवर का ये डिफरेंस हम लोगों को समझ आ गया। उसके बाद जो कोलेट्रल होता है, किसमें रखा जाएगा, किसमें नहीं रखा जाएगा। रेपो में हमेशा बैंक और नॉन बैंक को कहेंगे तुम कुछ गिरवी रखो, रिवर्स रेपो में आरबीआई को कहा जाएगा आप कुछ गिरवी रखो। बैंक रेट में कोई कोलेट्रल नहीं होता है, बैंक टर्म लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, उसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता है। डायरेक्ट इस वीडियो को जो देख रहे हैं, बिना पीछे वाली वीडियो देखे उसको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वाला सेशन क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि बैंक रेट में कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता। एमएसएफ में रखा जाता है कोलेट्रल, लेकिन वो जो एसएलआर के अंदर रखा है आपने, जो एसएलआर कोटे का कोलेट्रल है वो यहाँ पे रखा जाता है। और एसडीएफ में भी कोई कोलेट्रल नहीं होता, सिर्फ रेपो, रिवर्स रेपो और एमएसएफ में कोलेट्रल रखा जाएगा। अब रेपो का टेन्योर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, रिवर्स रेपो का भी शॉर्ट टर्म होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एमएसएफ वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एसडीएफ भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सिर्फ बैंक रेट है जो लॉन्ग टर्म में पैसा देता है विदाउट कोलेट्रल। पर्पस क्या है, रेपो का पर्पस क्या है, बैंक और नॉन बैंक को उधार देना। रिवर्स रेपो में क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो अपने एक्सेस फंड को आरबीआई में पार्क कर देते हैं। बैंक रेट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म पैसा देना विदाउट यूजिंग कोलेट्रल, कोलेट्रल को लिए बिना बैंकों को लोन देना लॉन्ग टर्म के लिए। एमएसएफ क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास शॉर्ट हो रही है, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बची है पर आपको लोन चाहिए, तो आप एसएलआर के कोटे की सिक्योरिटी को यूज करके आप लोन ले सकते हैं। एसडीएफ क्या है, इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, बिना कोलेट्रल इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए आरबीआई ये पैसा लेता है, कोलेट्रल नहीं देता है, ठीक है। रिवर्स रेपो में आरबीआई कोलेट्रल देगा, एसडीएफ में आरबीआई कोलेट्रल नहीं देगा, इस बात को समझोगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो को बढ़ाया जाता है, रिवर्स रेपो को भी बढ़ाया जाता है, बैंक रेट को भी बढ़ाया जाता है, एमएसएफ को भी बढ़ाया जाता है और एसडीएफ को भी बढ़ाया जाता है। इन सब चीजों को बढ़ाया जाता है, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों बढ़ाया जाता है ये मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव टूल होता क्या है, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल जिसका एक और नाम होता है डायरेक्ट टूल, क्या कहते हैं, डायरेक्ट टूल। और क्या कहते हैं इसको डायरेक्ट टूल के साथ, इसको कहते हैं सेलेक्टिव टूल। क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव टूल, चयनात्मक उपकरण, सेलेक्टिव टूल। इसी का ही नाम है डायरेक्ट टूल, इसी का ही नाम है सेलेक्टिव टूल। क्यों इसको डायरेक्ट कहते हैं, क्यों इसको सेलेक्टिव कह रहे हैं, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। जब हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल पढ़े थे,
हमने जब इससे पीछे वाले SLR, CRR, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सब पढ़े थे, क्वांटिटेटिव टूल पढ़े थे, मैंने आपको ये बताया था जो क्वांटिटेटिव टूल होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट टूल कहते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, जनरल टूल भी कहते हैं। जनरल टूल और इनडायरेक्ट टूल कहते हैं, ये हमने समझा था। क्यों कहते हैं आप तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो क्वांटिटेटिव टूल जो है वो ऐसा तो नहीं है रेपो बढ़ा रहे हैं तो किसी एक बैंक के लिए बढ़ा है, रेपो सारे बैंकों के लिए बढ़ेगा, जितने भी बैंक्स हैं सभी बैंक्स के लिए रेपो बढ़ रहा है, घट रहा है तो सभी के लिए घट रहा है। मींस ये जनरलाइज्ड टर्म में होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बैंक के लिए रेपो बढ़ा दिया और दूसरे के लिए कह दिया तेरे लिए रेपो सस्ता है, ऐसा नहीं होता। अगर रेपो बढ़ रहा है तो पूरे बैंकों के लिए, सभी बैंकों के लिए बढ़ रहा है, इसलिए हमने इसको जनरलाइज्ड वे में क्या कह दिया कि हम इसको जनरलाइज्ड कर देते हैं सभी बैंकों को, जनरल टूल इसको कहा जाता है। फिर इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, जैसे ही आपने रेपो कम ज्यादा किया तुरंत उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, उसी वक्त इमीडिएट कोई भी आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का इफेक्ट दिखेगा, इसलिए इसको कहा है इनडायरेक्टली तरीके से प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता, तो नाम क्या दे दिया इसको, इनडायरेक्ट टूल। जबकि क्वालिटेटिव टूल में देखो मैं एक एग्जांपल देती हूं, जैसे आरबीआई ने किसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि सभी बैंकों का एक बार में कर दिया, कुछ बैंक को सेलेक्ट करके ही आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव टूल। इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव टूल, क्योंकि ये एक बैंक पे हो सकता है एक्शन लिया जा रहा हो, क्वालिटेटिव टूल से दूसरे बैंक पे ना लिया जा रहा हो, तो बैंक्स को सेलेक्ट करके एक्शन लिया जा रहा है, इसलिए इसको कहा सेलेक्टिव टूल। और जैसे ही आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया तुरंत समय से उसका प्रभाव देखा जाएगा, उसी समय से उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट टूल भी कहते हैं, डायरेक्टली प्रभाव डालता है, नाम क्या दे दिया, डायरेक्ट टूल भी इसको कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं क्वालिटेटिव टूल, अब हमें वो समझना है। देखो क्वालिटेटिव टूल में हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके सब समझते हैं, पहले नाम देख लीजिए। एक तो पढ़ेंगे हम लोग मोरल सुएशन, क्या पढ़ेंगे, मोरल सुएशन, जिसको कहते हैं नैतिक दबाव। फिर पढ़ेंगे हम डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष क्रिया, डायरेक्ट एक्शन यानी कि प्रत्यक्ष क्रिया। और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसमें 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो देखा जाता है पॉजिटिव, एक देखा जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब एक में आ गया डाउन पेमेंट, एक में आ गया डाउन पेमेंट, या मैं कहूं PSL, और एक में आ गया डाउन पेमेंट। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा ये सब क्या होता है। और एक हम देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक हम क्या देखेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये 4 चीजें हम लोगों को क्वालिटेटिव टूल में समझनी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये 4 जो हैं आपके क्वालिटेटिव टूल कहलाते हैं। एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोरल सुएशन किसको कहते हैं, नैतिक दबाव किसको कहते हैं। जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स पहले प्यार से समझाते हैं ना कि देखो बच्चे ऐसा मत करो, अपने घरों के बच्चे ये काम नहीं करते हैं, तुम क्यों ड्रिंक करके आते हो, सारे दिन मोहल्ले में हल्ला करते हो, ये बात अच्छी नहीं है, अपने घर के बच्चों को ये काम शोभा नहीं देता है। पहले तुमको प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, बेटी ऐसा मत करो, समझाया। ऐसे ही जब आरबीआई प्यार से किसी को सेमिनार कंडक्ट करके इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मीटिंग कंडक्ट करके इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि देखो महंगाई ज्यादा हो रही है, लोन को ज्यादा मत दो, आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करो, मनी सप्लाई बढ़ाओ मत, महंगाई बढ़ रही है, हमें कंट्रोल करना है, आप ऐसा मत करें, आप वैसा मत करें। जब ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन देके सेमिनार के माध्यम से की जाती है, उसको हम कहते हैं मोरल सुएशन यानी कि नैतिक दबाव, नैतिकता, शिष्टाचार, ठीक है, एथिक्स, इनका यूज करके आप किसी को कुछ समझा रहे हो। अब आपके पेरेंट्स ने भी आपको प्यार से समझाया कि बच्चे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आप नहीं माने तो अब क्या होगा, अब तुम्हारी धुलाई हो जाएगी, माता पिता तुम्हें डंडे से पीटेंगे, यानी वो डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं। तुम फिर भी नहीं माने तो माता पिता क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे कि इस काल्पनिक पात्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, इट इज अ वर्चुअल पर्सन फॉर मी, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप इसको मारो पीटो घसीटो कुछ भी करो, हमें लेना देना नहीं है, कल को हमारे पास मत आना, मैं इसको अपनी चल अचल संपत्ति से वंचित करता हूं, बेदखल करता हूं। ये आप रोजाना देखते ही होंगे, अखबारों में आया ही रहता है, कहीं ना कहीं अपने बेटे बहू को बेदखल करता ही रहता है ना।
तो ऐसे ही अब आरबीआई ने पहले प्यार से समझाया सेमिनार कंडक्ट करके, बैंक नहीं माने तो बैंक अब डायरेक्ट एक्शन लेगा, बैंक उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगा देगा, दंड लगा देगा। पेनल्टी से भी नहीं माने तो बैंक के पास एक्सट्रीम स्टेप होता है, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देना कि तू मेरे लिए बैंक ही नहीं है, भाग जाए यहां से। लाइसेंस को कैंसिल कर देना मींस आरबीआई इज टेकिंग डायरेक्ट एक्शन। समझ गए डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? तो ये दोनों चीज हमने देखी, हम इसको स्लाइड में देख लेते हैं, स्लाइड क्या कहती है। मोरल सुएशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरबीआई गवर्नर कुछ बताना चाह रहे हैं, इसको कह रहे हैं मोरल सुएशन। इट मींस अप्लाइंग परसुएशन विदाउट अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर। अभी आपने कोई प्यूनिटिव मेजर्स नहीं लिए, कोई दंड नहीं दिया है, कोई दंडात्मक प्रक्रिया नहीं की है, कोई प्यूनिटिव कोई एक्शन नहीं लिया है पनिशमेंट करने का। आप अभी प्यार से परसुएशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ट्राइज दिस टैक्टिक वाया कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस कर लिया, इनफॉर्मल मीटिंग्स कर ली, लेटर्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा है। ये तो हो गया मोरल सुएशन। तुम नहीं माने तो अब आरबीआई ने कहा निकल लो यहां से, है ना, यहां बाहर खड़ा कर दिया तुमको कि भाग जाओ यहां से, अब तुम्हें नहीं आना है, तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। आरबीआई कैन पनिश बैंक्स, इवन नॉन बैंक्स, बैंक्स को भी और नॉन बैंक्स को भी, दोनों को ही पनिश कर सकता है फॉर नॉट कंप्लाइंग विद इट्स डायरेक्टिव्स अंडर आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को ये पावर देता है कि अगर कोई बैंक या नॉन बैंक आपकी बातें ना माने, आपका कंटेम्प्ट करें, आपकी अवमानना करें, आपको डिसरिस्पेक्ट करें, आपकी बातें ना मान के, तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी ये ताकत आरबीआई को देता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट भी आरबीआई को ये ताकत देता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी ये ताकत देता है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी ये ताकत आरबीआई को देता है कि अगर आपकी बात ना मानी जाए किसी बैंक के द्वारा, किसी नॉन बैंक के द्वारा, देन यू कैन पनिश देम, आप उनको पनिश कर सकते हो। इवन यू कैन कैंसिल द लाइसेंस ऑफ बैंक्स, आप बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 2019 में आरबीआई ऑर्डर्ड द बैंक्स टू हैव अ क्लॉबैक प्रोविजन इन देयर सीईओ एंड टॉप एग्जीक्यूटिव सैलरीज। 2019 में आरबीआई ने ऑर्डर किया कि अगर आप लोग हमारी बातें नहीं मान रहे हो तो हम आपको पनिशमेंट क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो तुम्हारे चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, जो तुम्हारे टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जो बोर्ड मेंबर की मीटिंग्स में बैठते हैं, उनकी सैलरी को कम कर दो। आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी जब तक आप पूरा काम खत्म नहीं करोगे। इस तरीके से टाइम टू टाइम आरबीआई प्यूनिटिव एक्शंस भी लेता रहता है पनिशमेंट देने के लिए। तो ये तो था डायरेक्ट एक्शन। नाउ लेट अस मूव टू थर्ड क्वालिटेटिव टूल, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड लोन टू वैल्यू रेशियो। व्हाट इज दिस? मार्जिन रिक्वायरमेंट और लोन टू वैल्यू रेशियो, पहले हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, देन वी विल कम टू थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है वो समझो। मार्जिन रिक्वायरमेंट, हिंदी वाले कहेंगे इसे सीमांत अनिवार्यता। हिंदी थोड़ा अटपटा होता है ना, इकोनॉमी को इंग्लिश में ही करोगे ना तो ज्यादा इजी लगेगा। इकोनॉमी हिंदी में ना मतलब बहुत ही ऐसे वाली हो जाती है कि कैसे याद करें हम इसे। सीमांत अनिवार्यता, सांविधिक तरलता अनुपात, है ना, थोड़ा भारी भरकम लगने लग जाता है, बट इट्स ओके, जैसे भी आप करना चाहें, आपकी इच्छा है, आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो आप वैसा करें। और हम लोग, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि इकोनॉमी की ज्यादा से ज्यादा टर्म जो है ना आप लोग अंग्रेजी में किया करें, इससे आपको आसानी होगी। और कल को कहीं पे भी अगर आप खड़े हैं, आप इवन बैंक में भी चले जाएंगे ना और उसको कहोगे नकद आरक्षित अनुपात, वो नहीं समझेगा। आप बैंक में जाएंगे, उसको कहोगे सीआरआर, वो 1 मिनट में समझ जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करनी चाहिए इकोनॉमी में। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है समझो। आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, मान लीजिए ये है मुथूट। मुथूट क्या करता है, मुथूट आपको गोल्ड लोन देता है। क्या देता है? गोल्ड लोन देता है। गोल्ड लोन का मतलब क्या है? गोल्ड को लोन में नहीं देता, इसका मतलब ये है कि आप अपना गोल्ड गिरवी रखते हैं वहां पे और फिर आपको कैश मिलता है। अब देखते हैं, मेरे पास एक नेकलेस है, मेरे पास एक नेकलेस है और इस नेकलेस की कीमत मतलब वजन के हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से मान लीजिए 1 लाख रुपीज है। कितनी है? 1 लाख रुपए है इस नेकलेस की कीमत। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये मैंने गोल्ड वाले यानी मुथूट को मैंने गिरवी रख दिया, एज अ कोलेट्रल रख दिया, एज अ मोर्टगेज रख दिया, गिरवी रख दिया। आप ऐसा समझे, क्या रख दिया? गिरवी रख दिया। कितने का है ये सेट? ये सेट है 1 लाख का।
अब मुथूट मुझे कितने रुपए देगा? मुथूट मुझे देगा 65,000 कैश में। आप कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, मैंने तुझे 1 लाख का सेट दिया है और आप मुझे 65,000 रुपए दे रहे हो वापस, ये तो गलत बात है। आप मेरे 35,000 रुपए खा गए। 35,000 है दोनों में गैप, 1 लाख और 65,000, गैप कितना? 35,000। इस गैप को ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, इस गैप को ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा ये गैप कम होगा इट मींस आपकी पॉकेट में उतना ज्यादा पैसा आ रहा है। मान लीजिए 1 लाख के बदले, 1 लाख के बदले मुझे 80,000 रुपए दे दिए, मुझे 80,000 रुपए दे दिए, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? 20,000 आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाएगा। इट मींस आपकी पॉकेट में 80,000 आ गया डिमांड करने के लिए। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना कम होता जाएगा उतनी ज्यादा डिमांड्स आप लोग बढ़ाते रहेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है? जो आपने कोलेट्रल, जो आपने गिरवी रखा है, कोलेट्रल रखा है, उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आपको कैश में मिला कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। दोनों का जो गैप आता है उसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसको लोन टू वैल्यू रेशो भी कहते हैं, लोन टू वैल्यू रेशो। यानी लोन मुझे मिला 65,000 का, वैल्यू है मेरी 1 लाख की, ठीक है, इसको लोन टू वैल्यू रेशो भी कहते हैं, LTV भी कहते हैं। ये जितना ज्यादा कम होगा इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा। क्यों? आपकी पॉकेट में उतना ज्यादा पैसा आएगा। पहले 35,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट था, आपकी पॉकेट में 65,000 रुपए आया। अब 20,000 रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, आपकी पॉकेट में 80,000 रुपीज आ गया। मीन्स नाउ यू कैन डिमांड मोर एंड मोर थिंग्स। जितनी ज्यादा आप डिमांड करेंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं LTV, लोन टू वैल्यू रेशो या मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक बार हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि RBI कैन मैंडेट, और ये कितना देना है आपको, लोन के बदले, कोलेट्रल के बदले, गिरवी के बदले आपको कितना देना है, ये बात RBI बताता है। ठीक है, RBI कैन मैंडेट लोन टू वैल्यू रेशो फॉर गोल्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन। गोल्ड लोन समझते हो? होम लोन यानी होम को गिरवी रख के लोन लेना, ऑटो लोन मतलब गाड़ी को गिरवी रख के लोन लेना, बिजनेस लोन मतलब बिजनेस के कागज आपने गिरवी रख के लोन लिया है। सो बैंक NBFC कांट लैंड मोर देन X%। RBI या कोई भी NBFC आपको एक निश्चित परसेंट से फालतू दे ही नहीं सकते। भाई 100 के बदले आपको 65 रुपए ही मिल रहे हैं। ठीक है, और ये डिसाइड कौन करता है? ये करता है RBI, डिसाइड करता है। RBI बताएगा कि कितने गिरवी के बदले आपको कितना कैश देना है। समझ रहे हो? और ये जितना कम होगा इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या कर दिया, रिफॉर्म किए अगस्त 2020 में, गोल्ड लोन में कुछ बदलाव किया। क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का सोना रख के जा रहा है तो आप उसको 90 रुपए कैश का दे दीजिए। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए रख के जा रहा है तो आप 900 रुपए उसको कैश का दे दीजिए। यानी पहले 75% का रखा था, अब उसको बढ़ा के 90% कर दिया कि जो आपको वापस देना है कैश में, रोकड़े में, वो 90% ऑफ इट्स कोलेट्रल वैल्यू आप दे सकते हैं। ये हाल ही में यानी अगस्त 2020 में ये बदलाव आया है मार्जिन रिक्वायरमेंट में, या मैं कहूं लोन टू वैल्यू रेशो में। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं लास्ट क्वालिटेटिव टूल, दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये 2 तरीके का होता है। एक को कहते हैं पॉजिटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको कह रहे हैं हम डाउन पेमेंट, जिसको क्या कहा जा रहा है, डाउन पेमेंट। और दूसरा है नेगेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, नेगेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसका एक टाइप है। ठीक है, पॉजिटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जिसको कहते हैं डाउन पेमेंट, एंड नेगेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसको समझो। सेलेक्टिव का मतलब है आपने चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब है आपने किसी को सेलेक्ट किया है क्रेडिट देने के लिए। आप कंट्रोल कर रहे हो कि इस आदमी को इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, आप कंट्रोल कर रहे हो कि इस बच्चे को इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा। यानी आप सेलेक्ट करोगे पहले पर्सन्स को, इसको तो मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, किसान को तो मिलेगा, विजय माल्या को नहीं मिलेगा, नीरव मोदी को मिल जाएगा, आकाश अंबानी को नहीं मिलेगा। पहले तो आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप उसको कितना लोन मिलेगा उसको कंट्रोल कर रहे हैं।
इसको कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, शब्द समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और नेगेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पॉजिटिव का मतलब है आप किसी को लोन देने की बात कर रहे हैं, देने की जब बात करते हैं तो व्यक्ति पॉजिटिव है, दान धर्म कोई कर रहा है पॉजिटिव है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी को रोक रहे हैं कि इससे फालतू लोन इसको नहीं दोगे, ये है नेगेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्लियर हुई बात आपको? पॉजिटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड नेगेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो अब एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले समझो सबसे आसान वाली बात, डाउन पेमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन पेमेंट एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग इन्फ्लेशन। ये समझो, बॉयज को पता पाएगा कि डाउन पेमेंट क्या होता है। समझो डाउन पेमेंट क्या होता है। डाउन पेमेंट समझो क्या होता है। मान लीजिए मुझे क्या है, मुझे ना स्कॉर्पियो एन गाड़ी पसंद है, नई आई है, वैसे सच में मुझे पसंद है, स्कॉर्पियो एन गाड़ी पसंद है। ठीक है, कीमत है इसकी 22 लाख। अब मेरी हैसियत नहीं है 22 लाख की। ठीक है, ये भी सच्चाई है, मेरी हैसियत नहीं है 22 लाख की। तो अब क्या हुआ, मैं चली गई लोन लेने, ये सच्चाई नहीं है, मैं चली गई लोन लेने। अब लोन लेने चली गई तो हुआ क्या, वो मुझे बोले कि सर पहले ना मैम पहले 5 लाख रुपए जमा करवा दो, जो 17 लाख रिमेनिंग रहेंगे ना उसको आप इंस्टॉलमेंट में दे देना। उन्होंने मुझे क्या कहा कि मैम 22 लाख की गाड़ी है, आप मुझे 5 लाख पहले दे दीजिए और जो 17 लाख बचेंगे उसको आप इंस्टॉलमेंट पे दे देना। जो ये 5 लाख का एक बड़ा अमाउंट आपने फर्स्ट गो में दिया है, पहली बार में दिया है, इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं डाउन पेमेंट। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है डाउन पेमेंट। जो आप पहली बार में बड़ा अमाउंट देते हो उसको ही कहते हैं डाउन पेमेंट। अब समझना बात को, यहां ए बी सी 3 लोग खड़े थे। ए के पास थे 6 लाख रुपए, बी के पास थे 2 लाख रुपए और सी के पास थे मान लीजिए 4.5 लाख रुपए। कितना? 4.5 लाख रुपए, ए बी सी। ठीक है, तीनों ही ये गाड़ी चाहते हैं लोन पे, तीनों ही चाहते हैं कि हमको ये गाड़ी लोन पे मिल जाए। किसको लोन मिल जाएगा? आप कहोगे मैडम ए को मिल जाएगा, इन दोनों को नहीं मिलेगा क्योंकि जो डाउन पेमेंट मांगा है इनके पास वो भी नहीं है, इनके पास वो भी नहीं है, ए को मिल जाएगा। अब मान लीजिए आरबीआई ने ऑर्डर कर दिया कि डाउन पेमेंट को बढ़ा के, आरबीआई को लग रहा है स्कॉर्पियो एन में महंगाई होती जा रही है, दुनिया इतनी डिमांड कर रही है, बहुत महंगी हो गई। ठीक है, दुनिया इतनी डिमांड कर रही है कि ये बहुत महंगी हो गई है, तो अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे इसकी डिमांड को कम करें। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि जो डाउन पेमेंट है वो 7 लाख कर दो, जो डाउन पेमेंट है वो 7 लाख कर दो। कितनी कर दो? 7 लाख कर दो। अब क्या होगा, इन तीनों में से किसको लोन मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगा। आप कहोगे मैडम अब तो ए को भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास भी सिर्फ 6 लाख रुपए थे, वो भी निकल गया लाइन में से, हो गई डिमांड कम। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही डाउन पेमेंट बढ़ा दिया जाता है लोग डिमांड नहीं कर पाते हैं, इवन लोन पे भी डिमांड नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास डाउन पेमेंट का ही पैसा नहीं है। डाउन पेमेंट का ही पैसा नहीं है तो कहां से गाड़ी लोन पे लाएंगे? डिमांड खत्म, डिमांड खत्म होते ही चीजों के प्राइस जो है वो गिर जाते हैं। ये होता है डाउन पेमेंट का तरीका। इसको पॉजिटिव क्यों कह रही हूं? बिकॉज बैंक ये चाह रहा है कि लोग लोन ले लें, बैंक चाह रहा है कि दे दो यार, इसको लोन दे दो, कोई बात नहीं, डाउन पेमेंट ले लो और इसको लोन दे दो, इसको ये चीज खरीदने दो। बैंक आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कहा मैंने पॉजिटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये तो था डाउन पेमेंट, कम ज्यादा करने से महंगाई जो है वो इफेक्ट होती है। दूसरा है नेगेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें है क्रेडिट रैशनिंग या जिसको कहते हैं पीएसएल। पीएसएल का पूरा नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी लैंडिंग में, लोन देने में किस सेक्टर में प्रायोरिटी मिल रही है? किस सेक्टर में प्रायोरिटी मिल रही है? लैंडिंग के सेक्टर में प्रायोरिटी मिल रही है। लैंडिंग के सेक्टर में प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल, प्राथमिकता प्रेफरेंस मिल रही है आपको लैंडिंग में।
कि बाकियों को हटा दो, पहले पहले परचम वालों को लोन दो, है ना, पहले परचम ऐप के स्टूडेंट्स को लोन दो, बाकियों को हटा दो, यानी लोन में आपको प्रेफरेंस मिल गई, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो कहां से इसका सिलसिला शुरू होता है, कौन ऐसा था जिसने सबसे पहले ये पीएसएल वगैरह की डिमांड्स की, वो सब अमेरिका वो पहला देश था जिसने पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नाम की कोई चीज बनाई थी। समझते हैं ये है क्या, पहले क्रक्स समझ लेंगे फिर स्लाइड्स पे चलेंगे। देखो यहां ना मोदी जी थे, कौन थे, मोदी जी थे, ऐसे चश्मा लगा देते हैं हम मोदी जी को, ठीक है, और ये इस तरीके से मोदी जी थे। अब मोदी जी थे तो मोदी जी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं कि देखो हमारे देश में सब समान है, सबको लोन मिलता है, मैंने इतना अच्छा बैंक्स का काम कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा सुनो मोदी जी, सही नहीं कह रहे आप, ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग जरूरतमंद हैं। मैं बात कर रही थी मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो, आज भी मेरे साथ बैंक में चलो। बोले चलो। मैंने देखा एक लाइन में खड़ा है विजय माल्या, एक लाइन में खड़ा है एक स्टूडेंट, और लाइन में एक खड़ा है किसान यानी फार्मर। विजय माल्या को बुलाया, चाय पानी पिलाई, लोन इसको झट से दे दिया। स्टूडेंट को परेशान किया बहुत, ये जमा करा वो जमा करा, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, ये किसके नाम वो किसके नाम, लोन दे दिया बट मुश्किल से। फार्मर को बेचारे को लोन ही नहीं मिल रहा। उसे पूछा तेरी जमीन है, बोला नहीं है, 2 हेक्टेयर से भी कम है। बोले अच्छा तेरा खुद का ये है, घर है, नहीं है, खुद की कोई दुकान है, नहीं है, खुद का कोई व्हीकल है, नहीं है, आपको लोन नहीं मिल सकता सर, सॉरी। मोदी जी देख के हैरान, बोले ये क्या हुआ, मेरे देश में तो सब समान थे, जरूरत तो फार्मर को थी, पैसा मिल गया विजय माल्या को, ये क्या हो रहा है। मतलब अब मोदी जी ने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। यहां पे आरबीआई, आप समझो आरबीआई ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने एक लिस्ट बना दी, एक लिस्ट बना दी। उस लिस्ट में कुछ नाम लिख दिए, इसमें लिख दिया किसान, छोटा किसान, विमेन्स, स्टूडेंट्स, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, रीन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इस तरीके से एक लिस्ट तैयार कर दी। और बैंक्स को क्या ऑर्डर दिया आरबीआई ने कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं लोन देने के लिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो इन 100 रुपए का 40 रुपया आप पहले इस लिस्ट वाले लोगों को बांटोगे। मैंने जिसके नाम लिख दिए यहां पे, इन 100 रुपए का 40 रुपया पहले आप इस लिस्ट वाले लोगों को बांटोगे। बचा हुआ 60% रुपया आप किसी को भी दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट तैयार हो गई, इस लिस्ट को ही कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या कहा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब कि लैंडिंग में, लोन देने में इस सेक्टर को, इन सेक्टर को जिनके यहां नाम है, इनको प्रायोरिटी मिल गई, इनको प्रेफरेंस मिल गई। ये कौन कौन से लोग हैं ये देख लेते हैं, और इसमें क्या प्रॉब्लम आई आगे बढ़ के उसको देखेंगे। और कितने प्रतिशत की टारगेट है, 40% का टारगेट है कि 40% लोन जो है आप लोगों को इन पीएसएल में देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। क्या है ये समझ लेते हैं, स्लाइड्स क्या कह रही है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 1968 में सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर वर्ड का यूज किया गया था आरबीआई के द्वारा। इंडिया में सबसे पहले आरबीआई ने इस वर्ड को यूज किया 1968 में, और कहा कि बैंक को 40% ऑफ देयर लोन 3 सेक्टर में देने हैं, एग्रीकल्चर में, स्मॉल इंडस्ट्री में और एक्सपोर्टर्स में, जो एक्सपोर्ट करते हैं माल को। पहले सिर्फ 3 ही लोगों को इसमें इंक्लूड किया था। 2019 में आरबीआई की यूके सिन्हा कमेटी बैठी और इन्होंने कहा कि आप इसके अंदर कुछ और सेक्टर्स को ऐड करो, 3 तो बहुत कम है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि बहुत सारी लिस्ट ऐड कर दी गई कि इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। वीकर सेक्शन को, एससी एसटी विमेन्स को, फिजिकल हैंडीकैप को, माइनॉरिटीज को, मैनुअल स्कैवेंजर्स को और आर्टिसंस को। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो ओवरड्राफ्ट हैं अप टू 10,000, ये पूरी लिस्ट आप लोग देख पा रहे हैं। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सब को लोन मिलेगा। कितना कितना मिलेगा, इस सेक्शन को मिलेगा 12%, कितना 12%, ठीक है।
इस सेक्शन को मिलेगा 8%, इसको मिलेगा 10%, इसको 2.5% और इसको 7.5%। इस तरीके से टोटल 40% लोन पहले आपको इन लोगों को देना है। आप जूम करके और एक बार वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट पे नजर डाल लें। पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर पीएसएल कैटेगरी और नॉट इंक्लूडेड अंडर पीएसएल। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप एक बार वीडियो को पॉज करें और देखें कि इसमें कौन कौन आता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीएसएल के फैक्ट्स देखते हैं। किस बैंक को कितने प्रतिशत लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। ठीक, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मैम क्या होते हैं ये बैंक, हमें तो पता ही नहीं। आई नो दैट आपको नहीं पता। नेक्स्ट सेशन जो अपना होने वाला है वहां पे हम इन्हीं के ही डिफरेंस देखेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ही डिफरेंस देखेंगे। रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये जो बैंक होते हैं इनको कहा कि तुम अपने टोटल अमाउंट का 75% लोन जो है वो पीएसएल में दोगे। कितना? 75% लोन जो है पीएसएल में दोगे। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप क्या होते हैं? जिनको अभी 10 साल से कम समय हुआ है बिजनेस शुरू करे हुए और जिनका टर्नओवर 10 लाख से कम है, उनको हम कहते हैं स्टार्टअप। मतलब नए नए हैं, अभी 10 साल पुराने नहीं हुए हैं। जो इंडस्ट्री अभी 10 साल पुरानी नहीं हुई है उनको कह रहे हैं स्टार्टअप। इनको भी कहा कि तुम्हें भी पीएसएल में इंक्लूड कर लेंगे। ये रिसेंट चेंज हुए हैं कि तुमको भी पीएसएल में इंक्लूड कर लेंगे। 50 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले सिर्फ एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ही लोन मिलता था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, लेकिन अब सभी तरीके के स्टार्टअप्स को इंक्लूड कर लिया है कि चाहे कोई भी स्टार्टअप है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी है, कोई भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, उसको 50 करोड़ रुपए तक का लोन हम लोग दे देंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो ये कुछ रिसेंट फैक्ट्स थे पीएसएल को लेके। फिर एक और रिफॉर्म किया गया 2020 में। समझो इस बात को, काफी गहन बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, समझो। एक तो है मान लो दंतेवाड़ा रीजन है ना, दांतेवाड़ा रीजन, नक्सलवाद बहुत ज्यादा है यहाँ। तवांग रीजन अरुणाचल प्रदेश का। एक है ये जयपुर है ना, दिल्ली। दोनों में कहां लोन पहुंच जाता है? आप कहोगे मैम जयपुर दिल्ली में लोन मिल जाता है। दंतेवाड़ा, तवांग, ये जो रीजन होते हैं यहाँ पे ज्यादा लोन का पेनिट्रेशन नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है और बैंक वाले देते नहीं है। तो अब होगा क्या? आरबीआई ने ऐसी जगह पे जहां पे लोन की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती थी, ऐसे प्लेसेस पे लोन को फैसिलिटेट करने के लिए एक स्कीम चलाई। क्या कहा कि हर बैंक को 40% टारगेट जो है वो पूरे करने पड़ेंगे। 40% टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। बैंक्स खुश नहीं है इन लोगों को लोन देके, मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसान के पास मेरा पैसा फंस जाएगा। उसका अगर सीजन अच्छा नहीं गया, अगर बारिश थोड़ी कम हुई, वो पैसा कहां से चुका पाएगा? स्टूडेंट की नौकरी नहीं लगी, वो पैसा कहां से देगा? छोटे उद्योग ना चले तो वो पैसा कहां से देगा? बैंक्स नहीं चाहते इन लोगों को लोन देना, पर आरबीआई ने कहा है तो लोन देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो अब आरबीआई ने देखा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे लोन नहीं जा रहा है। तो क्या कहा आरबीआई ने कि अगर ऐसे रीजन, इनको कहा लो क्रेडिट पेनिट्रेटिंग रीजन, लो क्रेडिट पेनिट्रेशन रीजन, जहां पे क्रेडिट पेनिट्रेशन बहुत लो है। पेनिट्रेशन क्या होता है? अंदर जाना, अंदर समाना किसी चीज के। क्रेडिट का मतलब लोन, जहां पे लोन कम होता है। और एक कुछ कैटेगरी ऐसी बनाई जहां पे लोन आसानी से मिल जाता है, हाई क्रेडिट पेनिट्रेशन। हाई क्रेडिट पेनिट्रेशन, जहां जो लोन है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। ऐसा कहा गया बैंकों को कि अगर आप इन रीजन्स में लोन दोगे, आपने मान लीजिए 100 रुपए लोन दिया है इन रीजन में, तो हम उसकी काउंटिंग 125 रुपए करेंगे कि तुमने ना 125 रुपए दे दिए, जिससे आपके टारगेट जल्दी पूरे हो जाएंगे। और अगर आप इन क्षेत्रों में लोन दोगे ज्यादा, आपने 100 रुपए दिए हैं, तो हम उसको केवल 90 रुपए ही गिनेंगे। ऐसा क्यों किया आरबीआई ने? ताकि जो लो पेनिट्रेटिंग वाले एरिया है वहां पे बैंक ज्यादा लोन देने की सोचें कि थोड़ा सा ही देके गिनती में ज्यादा आ जाएंगे, अपने टारगेट जल्दी पूरे हो जाएंगे, पैसा कम जाएगा और काउंटिंग में ज्यादा। वो नहीं कहते, हम कई बार डायलॉग मार देते हैं कि एक मारेंगे गिनेगा 10, है ना, एक मारेंगे गिनेगा 10, मतलब कि आप कम कर रहे हो और इफेक्ट ज्यादा।
ऐसे ही यहां पैसा तो आपने कम दिया है, लेकिन उसकी गिनती, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, टारगेट जल्दी पूरे हो जाएंगे। 35% देते ही ऐसा मान लिया जाएगा कि 40% दे दिया। यहां पे 45% देने के बाद भी आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने 40% दे दिया। तो बैंक भी सोचेंगे यार इन वाले क्षेत्रों में देके क्या फायदा, हम जो लो पेनिट्रेटिंग एरिया है पहले उनमें पैसा देते हैं। तो ये नई स्कीम आरबीआई ने चलाई है पीएसएल को लेके, ठीक है। लो क्रेडिट पेनिट्रेशन एरिया, हाई क्रेडिट पेनिट्रेशन एरिया। लो में क्या कहा कि अगर आप 100 रुपए दोगे तो हम 125 गिनेंगे, और हाई में कहा अगर आप 100 दोगे तो हम केवल 90 ही गिनेंगे। अब आपकी मर्जी है कि किस में दे रहे हो, किस में नहीं दे रहे हो। तो अब आरबीआई खुद चाहेगा 100 रुपए देके 125 गिनवा लेते हैं, फटाफट टारगेट पूरे करते हैं और निकल लेते हैं। ये लो क्रेडिट पेनिट्रेटिंग एरिया को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। एमसीक्यू से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं, मैं स्लाइड्स इंक्लूड करना भूल गई उसकी। अगर ये टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो क्या होता है, अगर टारगेट अधूरे हैं तो पूरे क्या होगा। मान लीजिए एसबीआई को 40% देना था और एसबीआई ने केवल 38% ही दिया है। देना 40% था और दिया केवल 38% ही है, तो 2% का क्या होगा, वो 2% पैसा या तो नाबार्ड में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, नाबार्ड में चला जाएगा, या चला जाएगा सिडबी में। मैम नाबार्ड और सिडबी क्या है बता दीजिए, सुन लीजिए क्या है। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके यहां पे एक अकाउंट बना होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये 2% पैसा या तो यहां आ जाएगा, बैंकों में नहीं रहने देंगे, या चला जाएगा सिडबी में। सिडबी में एक खाता बना होता है SEDF, सिडबी का पूरा नाम सुन लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अंदर एक अकाउंट बना होता है स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड। इनका काम होता है जो छोटे छोटी एंटरप्राइजेस होती हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, माइक्रो काम जो होते हैं, उनको डेवलप करना। ये पैसा या वहां चला जाएगा, लेकिन बैंक में इस पैसे को नहीं रहने देंगे। अब बैंक, अगर बैंक का पैसा इन दो जगह चला जाता है तो जाके ना वो फंस जाता है, पता नहीं कब वापस आएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम मिलता है। बैंक भी ऐसा सोचेगा इससे अच्छा तो मैं किसान को दे दूं, थप्पड़ मार के तो निकलवा लूंगा। यहां पे पैसा चला गया तो बिल्कुल ही फंस जाऊंगा, न जाने कब वापस आएगा, और इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। तो आरबीआई इस डर की मारी, जो बैंक्स हैं वो इस डर के कारण, इस फियर के कारण वो अपना पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही देने की कोशिश करते हैं। ये है पूरा आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट। इससे जुड़े हुए कुछ रिसेंट अपडेट्स और हैं, जैसे पीएसएल सर्टिफिकेट्स आए थे, वो क्या है वो हम मिसलेनियस टॉपिक में करेंगे, जो इस टॉपिक के एंड में होगा, ठीक है। जब इस टॉपिक की मॉनेटरी पॉलिसी की जो लास्ट वीडियो होगी, वहां पे जितने भी करंट अपडेट्स अब तक हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, हम सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे, ताकि आपको ना न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत, ना मैगजीन्स पढ़ने की जरूरत, और ना ही आपको अलग अलग किताबों से पढ़ने की जरूरत। ये था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एक बार हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी कॉल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हम मॉनेटरी पॉलिसी के उन इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं विच डायरेक्टली अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई को इफेक्ट कर रहा है, क्वांटिटी को यानी कि मात्रा को, मनी सप्लाई की मात्रा को। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मनी इंस्ट्रूमेंट और नन ऑफ द अबव। इसने कहा है डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली मतलब तुरंत प्रभाव से। तुरंत प्रभाव से कौन करता है, क्वालिटेटिव, उसको ही डायरेक्ट टूल कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है, क्वालिटेटिव टूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इनमें से कौन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्वालिटेटिव नहीं पूछा, क्वांटिटेटिव कौन है। तो हमने देखा था रेपो रेट भी क्वांट में है, सीआरआर भी क्वांट में है, एसएलआर भी। आंसर क्या आ गया, डी। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, समझ आया। नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से सुनिए, कोई डाउट है मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।